हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th जेई मेंस एग्जाम के लिए क्लास 11th का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेड का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, उसका रीजन क्या है? तो आप पढ़े होंगे, क्लास 11th में ही पढ़ना था ये कॉन्सेप्ट और क्लास 12th में भी। इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या रीजन है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट तो बताए थे आपको, ध्यान रखिएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल पी ब्लॉक में होता है। किसमें होता है? पी ब्लॉक में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल पी ब्लॉक में होता है। और होता क्या है? पीरियड 6 के एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए? पीरियड 6 के एलिमेंट्स के लिए जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है। किसके लिए? पीरियड 6 के एलिमेंट के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 13 का बात करें तो थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा थैलियम +3 से। फिर से बोले पी ब्लॉक और पीरियड 6 के लिए लोअर वाला हायर से ज्यादा स्टेबल होता है। सिमिलरली ग्रुप 14 का बात करें तो जैसा क्वेश्चन में था, लेड +2 ज्यादा स्टेबल होता है लेड +4 से। सिमिलरली ग्रुप 15 का बात करें तो बिस्मथ +3 ज्यादा स्टेबल होता है बिस्मथ +5 से। ठीक है। सिमिलरली ग्रुप 16 का बात करें तो ग्रुप 16 में क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना? तो पोलोनियम +4 ज्यादा स्टेबल होगा पोलोनियम +6 से। तो याद रखना, इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 16 तक ही लगता है। ग्रुप 17, 18 के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। और किसके लिए होता है? पीरियड 6 के लिए। अब आप पूछो सर पीरियड 6 में क्यों होता है? क्योंकि पीरियड 6 में लाई करते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। क्या? एफ ब्लॉक के एलिमेंट। आपको पता होगा लैंथेनॉइड्स, जिनका एटॉमिक नंबर 58 to 71 होता है, इनको लैंथेनॉइड्स कहते हैं, वो पीरियड 6 में लाई करते हैं। तो लैंथेनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं एफ सबसेल में, और एफ ऑर्बिटल का सीडिंग बहुत पुअर होता है। तो एफ ऑर्बिटल का सीडिंग बहुत पुअर होता है, जिसके चलते आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी बढ़ जाता है, जिसके चलते आप पी सबसेल से तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। पी सबसेल से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, क्योंकि पी सबसेल को सीड कौन करता है? एस सबसेल। तो आप पी सबसेल से तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, क्योंकि एस ऑर्बिटल का सीडिंग अच्छा होता है। लेकिन जब आपने पी सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको एस सबसेल भी निकालना होगा। लेकिन एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि एस ऑर्बिटल को सील्ड करता है एफ और डी ऑर्बिटल, और एफ और डी ऑर्बिटल का सील्डिंग अच्छा नहीं होता। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन यही है कि ये जो एलिमेंट्स है थैलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, वो लाई करते हैं पीरियड 6 में, और इनसे जस्ट पहले लैंथेनाइड्स आते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, और एफ ऑर्बिटल का सीडिंग बहुत पुअर होता है, जिसके चलते एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे उनको निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन इंडोथर्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक। पढ़े ना, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होना चाहिए, लेकिन यहां पर ड्यू टू वेरी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज ऑफ पुअर सीडिंग ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स बाय एफ ऑर्बिटल, आपको प्रोसेस इंडोथर्मिक हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर कोई कंपाउंड में थैलियम +3 रहे, लेड +4 रहे, बिस्मथ +5 रहे, पोलोनियम +6 रहे, तो वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि थैलियम +3 तुरंत थैलियम +1 में कन्वर्ट होगा। तो अब खुद देखो, थैलियम +3 थैलियम +1 में कैसे कन्वर्ट होगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। सिमिलरली बिस्मथ +5 बिस्मथ +3 में कैसे कन्वर्ट होगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो पीरियड 6 में पी ब्लॉक के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होता है, और वो होता है स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा, और ये कॉम्पिटिशन में भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी पे।
कि कोई आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में कब सॉल्युबल होगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, आयनिक कंपाउंड वाटर में तभी सॉल्युबल होता है जब उसका हाइड्रेशन एनर्जी, क्या उसका हाइड्रेशन एनर्जी उसके लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। आयनिक कंपाउंड वाटर में तभी सॉल्युबल होता है जब उसका हाइड्रेशन एनर्जी उसके लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो। ध्यान रखिएगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम होगा तो आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। और होता क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी आपको पता है, देखिए बता देते हैं। अगर मान लीजिए गैसियस कटायन और गैसियस अनायन मिलके आयनिक सॉलिड बनाए, मिलके क्या बनाए, आयनिक सॉलिड। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। अपोजिट को भी लैटिस एनर्जी कह सकते हैं कि आयनिक सॉलिड को गैसियस कटायन अनायन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको भी क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। बस दोनों सही है, फॉरवर्ड का ही बात करो या बैकवर्ड का ही बात करो, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। और हाइड्रेशन एनर्जी किसको कहते हैं, जब गैसियस कटायन और गैसियस अनायन को वाटर में डालो, किस में डालो, वाटर में, तो हाइड्रेटेड होंगे तो एक्वस में कन्वर्ट होंगे। किस में कन्वर्ट होंगे, एक्वस में। तो इसको कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी भी आयनिक सॉलिड का हाइड्रेशन एनर्जी उसके लैटिस एनर्जी से ज्यादा होता है तो वो आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम होगा तो वो आयनिक सॉलिड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। इसके काफी ट्रेंड्स भी होते हैं, जैसे खासकर एस ब्लॉक के कंपाउंड्स के लिए, तो उसका एक वीडियो भी देख लीजिएगा, हम अटैचमेंट डाल देंगे, उसमें पूरा हम एक्सप्लेन किए अच्छे से कि कैसे एस ब्लॉक के डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट आपको ट्रेंड फॉलो करते हैं, उसको भी देख सकते हैं। वहां भी हम हाइड्रेशन लैटिस एनर्जी का बात किए थे। ठीक है ना, तो बस मेन पॉइंट यही है, हाइड्रेशन मोर देन लैटिस तो सॉल्युबल होगा, हाइड्रेशन लेस देन लैटिस तो सॉल्युबल नहीं होगा। अच्छा, यहां पर हाइड्रेशन बात करते हैं वाटर में, अगर वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट रहे तो यूज करते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। क्या यूज करते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है ना, वाटर में हाइड्रेशन एनर्जी, किसी और सॉल्वेंट में सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये पीरियोडिक ट्रेंड का अच्छा क्वेश्चन है कि कार्बन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होता है, लेकिन कार्बन का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से कम होता है। तो ऐसे देख लो आप, सिंपल है, कार्बन का फर्स्ट आई बोरोन के फर्स्ट आई से इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, कार्बन का साइज छोटा है, और पढ़े साइज छोटा होने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो पहला तो लॉजिकल है कि कार्बन का साइज छोटा है बोरोन से, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस घटता है, तो कार्बन का साइज छोटा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन सेकेंड केस में क्या होगा, बोरोन अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज कर चुका है तो बोरोन प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बोरोन प्लस। और बोरोन प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे मिलता है, बेरिलियम से, है ना, और कार्बन प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा बोरोन से। और आपको पता है बेरिलियम में है फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल। क्या है, फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल। तो आपको पता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है, हाईली स्टेबल। तो अगर बोरोन प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम से मैच करता है तो वहां इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि बोरोन प्लस में है फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल, और फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो समझ में आ गया। तो पहला में रीजन था एटॉमिक रेडियस, दूसरा में रीजन था फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल का। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट देखिए, पहले फर्स्ट जिनको डाउट है, फर्स्ट देखो आयरन कोबाल्ट निकल का सेम एटॉमिक रेडियस होता है,
क्योंकि जब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते हैं उससे सीडिंग भी थोड़ा सा इंप्रूव होता है। आपको पता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने से सीडिंग भी बढ़ता है। तो मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सीडिंग इफेक्ट है दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, जिसके चलते एटॉमिक रेडियस ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। बी देखो, जिरकोनियम हाफनियम में खासकर बात क्या है, हाफनियम से जस्ट पहले आता है तुमको, है ना, लैंथेनॉइड वाले। क्या होते हैं? लैंथेनॉइड वाले। और जैसा कि आज की क्लास पहले भी बताया आपको, लैंथेनाइड्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाते हैं और एफ ऑर्बिटल का शेडिंग बहुत पुअर होता है, जिसके चलते ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे भी एटॉमिक रेडियस बढ़ नहीं पाता, और इसको कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यही बात एनबी और टीए में भी है। आप पीरियोडिक टेबल देख लेना, वही कहानी यहां पे भी होगा कि है ना, कि टैंटेनम के लिए भी आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते आप नीचे आने पे भी साइज आपका बढ़ नहीं पाता है, साइज लगभग कांस्टेंट रह जाता है बिकॉज ऑफ पुअर शेडिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट बोलिए। सेवेंथ, बीच में कोई? सेकंड, सेकंड देखिए। हाँ, सेकंड तो ठीक है। आपको पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, तो आपको पता है, ये तो कॉमन सेंस है कि जितने ज्यादा सेल होंगे उतना ही बड़ा साइज होगा, जितने कम सेल होंगे उतना ही छोटा साइज होगा। आप सब में सेल्स देख लो, है ना। फ्लोरीन और फ्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन में 2 सेल है ना। और आपको पता है फ्लोराइड में प्रोटॉन ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा होने के चलते, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, सबसे छोटा होगा, है ना। फ्लोराइड ऑक्साइड ऐसे कंपेयर करेंगे कि ऑक्साइड में भी 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोराइड में भी 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्साइड में 8 प्रोटॉन होता है और फ्लोराइड में 9 प्रोटॉन होता है। 9 प्रोटॉन के चलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। उसी तरह से देख लो कि Br माइनस Ac2 माइनस, मतलब वही कहानी है, समझ गए ना। आप नंबर ऑफ सेल्स देखो और एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा तो रेडियस ज्यादा। नेक्स्ट, सिक्स्थ, चलिए सिक्स देखते हैं। सिक्स्थ है, हाँ, तो सिक्स में आप पढ़े ना हो आप लोग कि क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन केस होता है। क्रोमियम कॉपर में क्या होता है? एक्सेप्शन केस। क्या होता है क्रोमियम में? आपको पता होगा, आर्गन 3d5 4s1, है ना। कॉपर में भी क्या होता है? आर्गन 3d10 4s1। तो मोनोटोनिकली नहीं ना बढ़ता है, एक्सेप्शन के चलते जम कर जाता है ना, D4 नहीं ना आता, D4 नहीं ना आ पाता। अगर आप वहां से करो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, तो वैनेडियम में तो D3 होता है, लेकिन क्रोमियम में D4 नहीं होता, D5 होता, तो मोनोटोनिकली नहीं ना हो पाया, कंटिन्यूअस नहीं ना रहा। D3 के बाद जस्ट कहां चले गए हम लोग? D5। सिमिलरली निकल में क्या होता था? आर्गन 3d8 4s2, और कॉपर में क्या हो गया? 3d10, तो D8 के बाद D10 में चले गए ना, D9 में हम नहीं आ पाए, तो इसलिए मोनोटोनिक ये नहीं हुआ, बीच में ब्रेक हो गया। नेक्स्ट, सेवेंथ, सेवन देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 11 एंड 12 आर ऑफ ट्रांजिशन फैमिली। तो देखिए 12 को तो आपको बताया था, 12 को डी ब्लॉक तो कहते हैं, लेकिन ट्रांजिशन फैमिली, क्योंकि जिंक, कैडमियम आपको मरकरी वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते, तो जो ग्रुप 12 है वो डी ब्लॉक का तो एलिमेंट होता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। बी, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5 डू नॉट कंटेन मेटलॉइड। थोड़ा सा यहां पे बताना चाहिए कि ग्रुप 5 कौन सा, नया वाला कि पुराना वाला। पुराना वाला देखेंगे तो ग्रुप 5 के पास मेटलॉइड होता है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वाले ग्रुप में। नए वाले में तो नहीं होगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहिए। सी, ग्रुप्स 1 एंड 2 आर नॉर्मल एलिमेंट। हाँ, ये सही है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक है, और आप पढ़े हो एस एंड पी ब्लॉक्स आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। याद रखना, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं? नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 आर नाइदर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बिल्कुल सही है, मेटलॉइड होते हैं। क्या होते हैं? मेटलॉइड। तो ये मल्टीपल करेक्ट हो गया है, ठीक है ना, ये मल्टीपल करेक्ट हो गया है।
चलिए नेक्स्ट बोलिए। नाइन्थ से देखिए। हाँ तो देखिए यहां पे ऑफ बाउ रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे देख लीजिए नाइन्थ में जब ऑफ बाउ रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d कॉपर का बात कर रहे हैं ना, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, कॉपर का बात कर रहे हैं ना कॉपर का। तो देख लो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 3d 10 और 4s1 तो s में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन लिया बाउ प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि हमको n+l को कंसीडर नहीं करना, तो हम सिंपली इलेक्ट्रॉन सबको फुल्ली फिल करते चले गए। s में 2, p में 6, d में 10। नेक्स्ट बोलिए 12th। अच्छा रुको कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके स्टार्ट करते हैं। 12th, चलिए 12th देखते हैं हम लोग। 12th में विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन मैक्सिमम वैलेंसी इज शोन बाय, ये तो आपको पता होगा, ग्रुप 17 का 7 वैलेंसी होता है ना, Cl2O7, तो ग्रुप 17 का वैलेंसी 7 होता है, तो आंसर ये होगा ग्रुप हैलोजन फैमिली। हाँ मतलब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाना है तो Cl2O7, ऑक्सीजन का तो भाई ऑक्सीजन का ऑक्सीजन रिस्पेक्ट में क्या वैलेंसी होगा। फिर आपको है नाइट्रोजन का तो N2O5 हो सकता है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। और बोरोन फैमिली तो B2O3, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा 3। तो कौन है सबसे ज्यादा, हैलोजन फैमिली। इज इट क्लियर, बोलिए। थर्टींथ चलो 13 देखिए। वो 13 तो आप देखो अभी पढ़े थे, इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, लेड+4 हाईली ऑक्सीडाइजिंग होगा, क्योंकि लेड+4 तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेड+2 में, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लेड+4 होगा हाईली ऑक्सीडाइजिंग। नेक्स्ट बोलो 14th देखते हैं। 14th में क्या है कि कॉपर 2+ का पोलराइजिंग पावर क्यों ज्यादा है, तो आप पढ़े हो पोलराइजिंग पावर तब ज्यादा होता है जब कटायन का साइज छोटा और उसका चार्ज ज्यादा, तो याद रखना कॉपर 2+ का साइज छोटा होता है, पहला रीजन कॉपर 2+ का साइज कैल्शियम आयन से छोटा होता है। दूसरा कॉपर 2+ में क्या हो गया, कॉपर 2+ में डी सबसिल है और डी ऑर्बिटल का सीडिंग बहुत क्या होता है पुअर, जिसके चलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना। तो कॉपर 2+ का साइज कैल्शियम आयन से छोटा भी होता है और कॉपर 2+ भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है, जिसके चलते कॉपर 2+ का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। याद होगा आप लोग पढ़े होगा फजांस रूल में स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, याद है आप लोग को, तो वही कहानी यहां पर है कि कॉपर 2+ में डी ऑर्बिटल के चलते सीडिंग बहुत पुअर होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट 15 तो पी ब्लॉक का क्वेश्चन है ना। देखो यहां ऑक्सीडाइजिंग पावर का बात कर रहा है, तो आप लोग पढ़े भी थे पी ब्लॉक में, ऑक्सीडाइजिंग पावर में हम 3 चीज देखते हैं। पहला, अगर हम है ना फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और तीसरा फ्लोराइड आयन का हाइड्रेशन एनर्जी, फ्लोराइड आयन का हाइड्रेशन एनर्जी। तो आप पढ़े होंगे पी ब्लॉक में कि फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी कम होता है, फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी कम होता है, रीजन फ्लोरीन का साइज काफी क्या होता है, छोटा ना, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के चलते बॉन्ड वीक हो जाता है। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका 2 रीजन होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है लो बॉन्ड एनर्जी, तो ये फर्स्ट ये फैक्टर और ये फैक्टर हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, आप पढ़े हो ना, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो फ्लोरीन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का 2 इंपॉर्टेंट रीजन है, पहला लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, और दूसरा
फ्लोराइड आयन का हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होता है। अब बोलो उसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है ना। तो रीजन यही है, एक है लो बॉन्ड एनर्जी और दूसरा हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आयन। ये पी ब्लॉक में भी पढ़ना था, तो देख लो फिर। हाँ, नन ऑफ द अबव। नहीं नहीं नहीं, डी होगा। ठीक है, क्या सेकंड वाला बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से तो क्लोरीन भी आंसर होता है ना। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट रीजन। इंपॉर्टेंट रीजन है हाई हाइड्रेशन एनर्जी और लो बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट, लाइन से पूछ रहे हो आप लोग, चलो कोई बात नहीं। 16 देखो, देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है निकेल 2+ का। तुम देखो निकेल का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम देखो, प्लेटिनम से कम है, तो निकेल 2+ बनने में कम एनर्जी लेगा एज कंपेयर टू प्लेटिनम 2+। तो निकेल का 2+ प्लेटिनम के 2+ से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, कोई कम एनर्जी लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे निकेल +4 का देखो, प्लेटिनम +4 का देखो, तो तुम ऐड कर दो I1, I2, I3, I4 ऐड कर दो, तो प्लेटिनम +4 बनने में एनर्जी कम लगेगा एज कंपेयर टू निकेल +4। प्लेटिनम +4 बनने में एनर्जी कम लगेगा एज कंपेयर टू निकेल +4। तो मतलब क्या है, जिसमें एनर्जी कम लग रहा है उस ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज्यादा है। मतलब निकेल का 2+ तो प्लेटिनम के 2+ से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन निकेल का 4+ प्लेटिनम के 4+ से कम स्टेबल है। रीजन है कि पहला केस में एनर्जी कम लगता है इसके लिए और दूसरे केस में एनर्जी कम लगता है इसके लिए, है ना। आपको सेकंड केस में I1, I2, I3, I4 चारों ऐड करना है। डेटा दिया है ना। नेक्स्ट 17, चलिए 17 देखते हैं। हाँ, ध्यान रखना केवल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डेटा से स्टेबिलिटी नहीं पता करते हैं, स्टेबिलिटी पता करते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर ऑक्सीजन एटम। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये बहुत बच्चे गलती किए हैं। क्या डेटा इंपॉर्टेंट है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मतलब पर ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है ना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, पर ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट किया करो। तो उससे देख लोगे तो एमजीओ का सबसे ज्यादा आएगा डेटा, ठीक है, एमजीओ का सबसे ज्यादा नेगेटिव आएगा। ओवरऑल एनर्जी से मतलब नहीं होता, मतलब किसे होता है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। जैसे SO3 में 3 ऑक्सीजन है तो पर अपॉन 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। P4 O10 में 10 ऑक्सीजन है तो अपॉन 10 करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोलिए 21। हाँ 21 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा आने के चांसेस काफी कम है, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला नोट कर लेना। यहां डेटा बॉन्ड एनर्जी का डेटा किलो कैलोरी पर मोल में दिया हुआ है और उससे आपको निकालना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या निकालना है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो एक फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला होगा XF माइनस XH इज इक्वल टू 0.182 स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF माइनस फिर से अंडर स्क्वायर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ FF। ये थोड़ा डेटा याद रखना है। यहां पर हम 0.182 फैक्टर ले रहे हैं क्योंकि डेटा किलो कैलोरी पर मोल में दिया है। ये फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक का दिया रहे पॉलिंग स्केल में और दूसरे का निकालना रहे और बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया रहे आपको किलो कैलोरी पर मोल में,
तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ FF। बॉन्ड एनर्जी ऑफ FF है ना। अभी तो सॉल्व कर लोगे, H का दिया है 2.05 है ना, तो इधर आपको इसको फाइंड करना है। सॉल्व करने पे ये अप्रोक्सीमेटली 1.55 आ जाएगा, तो XF हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.6। यहां पर XF और XH है फ्लोरीन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। XF और XH क्या है? फ्लोरीन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाँ, पॉलिंग स्केल, ये फॉर्मूला तब लगाना जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डेटा एक का दिया रहे पॉलिंग स्केल में, और बॉन्ड एनर्जी डेटा किस यूनिट दिया रहे? किलो कैलोरी पर मोल। नोट कर लो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा? 22 का भी फॉर्मूला आप पढ़े होगे पीरियोडिक में, ये तो थोड़ा फेमस फॉर्मूला है। परसेंटेज आयनी कैरेक्टर होता है 16 टाइम्स डेल्टा EN प्लस 3.5 टाइम्स डेल्टा EN का स्क्वायर, है ना। डेल्टा EN है जो दो कंबाइनिंग एटम है उसके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, है ना। डेल्टा EN क्या है? जो दो कंबाइनिंग एटम है उसके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। सॉल्व कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर आंसर 1.7 आ जाएगा। जब डिफरेंस 1.7 के आसपास रहे तो 50% होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। डेल्टा EN क्या है? जो दो कंबाइनिंग एटम है उनके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। नेक्स्ट बोलो। 24th देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है। आपको आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है किलो जूल पर मोल में, तो आप ये लिख सकते, यूनिटरी मेथड से कर लो इसको कि 376 इंटू 10 का पावर 3 किलो जूल, मतलब 10 का पावर 3 जूल होगा ना। इसमें कितने सीजियम एटम आयनाइज होते हैं? 6.023 इंटू 10 का पावर 23 होगा पर मोल का, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 1 जूल में, तो नहीं हो जाएगा यूनिट में, है ना। तो निकाल नहीं लोगे, डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। हाँ बोलो, कौन सा? 23rd का, 23rd चलो देखते हैं, 23rd देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया। चलो 23rd देखते हैं। चलो 23rd देखो, एक मिनट देख लेते हैं भाई। 23rd देखो, 23rd में ध्यान रखना, अगर आपको वैलेंसी निकालना हो ना तो देखो कहां गैप सबसे ज्यादा है। तो x के लिए I1 I2 में बहुत ज्यादा गैप है, मतलब x में तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। y के लिए I2 I3 में सबसे ज्यादा गैप है, तो y में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और z के लिए तुमको I2 z में देखो क्या है, z में सबका ज्यादा है। z में शुरू से ही सबका ज्यादा है, तो नोबल गैस हो जाएगा, है ना। नहीं, नोबल गैस हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, ये सबका ज्यादा है, गैप भी सबसे ज्यादा हो रहा है। किसका भाई? देखो I1 देखो ना, कम है सब में। इसमें I1 है स्टार्टिंग हो रहा 1521 से, वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। नहीं 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 नहीं, इतना नहीं गैप होता है, समझ रहे हो, इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, नोबल गैस होगा। जब हर बार देखो, जब हर बार इतना डिफरेंस रहे, हर बार आपको ज्यादा आ रहा है ना, तो समझो कि ये नोबल गैस ही है। सो स्टार्ट ही 1500 हुआ है, स्टार्ट ही नोबल गैस से हुआ है।
हाँ स्टेबिलिटी से दिक्कत होता थोड़ा सा, क्योंकि शुरू से ज्यादा वैल्यू है, समझ रहे हो, स्टार्टिंग ही 1500 से हो रहा है। चलो नहीं कम तो नहीं होगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग ही 1500 से है, तो वैल्यू बहुत ज्यादा है शुरू से ही। नेक्स्ट बोलो 25। 25 तो इजी है, देखो यहां पर एटम पूछ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता है, यहां पर एटम पूछ रहा है, तो देखो N0/2 एटम्स ऑफ X गैस आर कन्वर्टेड इनटू X प्लस गैस, और उसमें एनर्जी लग रहा है डेल्टा H1 तो खुद देख लो, X गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं X प्लस गैस में, मतलब ऑब्वियस है आयनाइज कर रहे हैं, और N0/2 के लिए लग रहा है डेल्टा H1, तो एक एटम में कितना लगेगा, डिवाइड कर दो, 2 डेल्टा H1 अपॉन N0 होगा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन दे रहा है, एक एटम निकाल लिए ना हम, बोलो, तो N0/2 एटम्स ऑफ X गैस को X प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और N0/2 X गैस को X माइनस में, तो फिर देख लो अगला पार्ट, देखो थोड़ा इसमें अगला पार्ट देखिए, मतलब X गैस तो X प्लस गैस में जा ही रहा है, X गैस X माइनस गैस में भी जा रहा है, ठीक है, और ओवरऑल एनर्जी कितना लग रहा है, डेल्टा H20, तो N0/2 के लिए कितना लग रहा है, डेल्टा H20, तो एक के लिए कितना लगेगा, 2 डेल्टा H20 अपॉन N0 होगा। और तुमको देखो एक इसका तो डेटा मिल गया ना हमको, एक इसका डेटा मिल गया है, तो इसका निकालो सबट्रैक्ट करके, ये तो ओवरऑल एनर्जी है, ये क्या है, ओवरऑल है, एक एक दोनों का, ये तो ओवरऑल है ना, कि अगर एक इसका और एक इसका इसमें कन्वर्ट हो तो ये ओवर तो एनर्जी ये लग रहा है, और एक इंडिविजुअली इसका हमको एनर्जी मिल गया है, तो इसका निकाल लोगे सबट्रैक्ट करके, बोलो हो जाएगा ना, ठीक है। तो यह पर एटम निकालना था, है ना, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं 0/2 से, हो गया। नेक्स्ट 27 देखते हैं। 27 देखो, इफ ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ इसमें दिक्कत क्या है, तो सिंपल है, सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होगा, कौन कौन से सबसे लोगे, 2s और 2p, और कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 और 3 4, और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो 4 3 जा 12। सिमिलरली फोर्थ पीरियड का देख लो, क्या क्या होता है फोर्थ पीरियड में, 4s 3d और 4p, यही ना होता है, तो कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 5 1 6 और 6 3 9, और हर एक में 3 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 27, है ना, हर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है 2 की जगह, तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट बीच में बोलिए, नोट कर लो फिर, 36, चल पहले 33 बताते हैं, 33 में किसी का डाउट है, 33 देखो, 33 में दिख रहा है कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे, ऑफ बाउ प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है, मतलब n+ रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, तो 112 एलिमेंट के लिए टोटल कितने पीरियड चाहिए, और लैंथेनाइड एक्टिनाइड को इसमें अलग से देखो, आप पढ़ोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड एक्टिनॉइड्स नीचे रखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि इस लैंथेनाइड एक्टिनॉइड्स को मेन पीरियोडिक टेबल में डालना है, समझ गए, मतलब 58 to 71 ग्रुप 3 में केवल नहीं रहेगा, उसके लिए पूरा अलग से मिलते चल जाएगा, समझ गए ना। आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 58 to 71 ग्रुप 3 में है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं करना, इससे पूरा इसको प्रॉपर ग्रुप में डालना है सबको अलग, मतलब 58 ग्रुप 3 है ना, 59 ग्रुप 4, 60 ग्रुप 5 ऐसे करना है। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ कौन सा सबसे लाएगा 1s, सेकंड में 2s 2p, थर्ड में, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ऑफ बाउ प्रिंसिपल तो फॉलो होना नहीं है,
तो सारे सबसेल एक एक साथ भरते चल जाते हैं। फोर्थ में 4p 4d 4f, फिफ्थ में 5s 5p 5d 5f 5g, सिक्स में 6s 6p 6d 6f 6g 6h। अब चेक कर ले जाओ, ए सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो पहला पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, इसमें 2 और 6 8, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 50। अब काउंट कर लो, 112 एलिमेंट प्लेस करना है। तो अभी तक कितने एलिमेंट जा चुके हैं? कितने जा चुके हैं? 8 2 10, 18 28, 28 32 60, 60 50 110, मतलब जो 112वां एलिमेंट यहां पे आ जाएगा 6s2, है ना? तो 112वां एलिमेंट में कितने पीरियड चाहिए? 6 पीरियड। कितने चाहिए? 6 पीरियड। समझ में आ गया? ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए कि ए सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी सब सेल में 6 होता है, डी में 10, एफ में 14, जी में 18, एच में 22, है ना? खेच की जरूरत नहीं पड़ा यहां पर, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। हो गया? नेक्स्ट बोलिए। 36, चलो इसको इरेज करते हैं। 36 देखते हैं। 36 है, एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही है, ये आपको ग्रुप 13 में पढ़ना था, पी ब्लॉक में। होता क्या है, गैलियम है ना, गैलियम में क्या होता है, 4p, आपको ऐसा सोच लो 4p से जाने से पहले 3d में चल जाता है इलेक्ट्रॉन। किसमें? 3d में। और डी ऑर्बिटल का सीडिंग बहुत पुअर होता है, जिसके चलते एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ने की जगह कम हो जाता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल का सीडिंग पुअर होने के चलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। एक्सेप्शन केस है, ग्रुप 13 पी ब्लॉक में दिया है, ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। रीजन हाँ वही चीज है कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो सीडिंग पुअर रहेगा। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, इसको याद रखना। ये एडवांस में आ चुका है, मेंस में आ चुका है, दोनों में। ये गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से इसलिए छोटा होता है क्योंकि गैलियम में 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और डी ऑर्बिटल का सीडिंग बहुत पुअर होता है। नेक्स्ट 37 देखें। PbO2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो होगा लेड +4 है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। PbO2 इज ऑक्सीडाइज, ये गलत है, PbO2 रिड्यूस होगा ना। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट 40। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 40। हाँ 40 देखिए, ये तो कई बार बता चुके हैं क्लास में, ये तो बहुत फेमस है ना। ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट, ऑक्सीजन ही नहीं, कोई भी एलिमेंट, ये ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट के लिए अगर तुम बात करोगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्या बात करोगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इन इंथैल्पी, तो वो हमेशा इंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, इंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। और लिख रहा है इन सॉलिड ऑक्साइड। हाँ तो पूछोगे सर अगर ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन इंडोथर्मिक है तो फिर मेटल ऑक्साइड स्टेबल क्यों होता है? ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। तो मेटल ऑक्साइड इसलिए स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। तो दोनों सही है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट। हाँ इंडोथर्मिक का वो ठीक है ना, इंडोथर्मिक होने तो रीजन नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। यहां करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर असर्शन क्या पूछ रहा है, असर्शन बोल रहा है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन का पॉजिटिव क्यों है। तो रीजन तो ये नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डालने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ता है, लेकिन यहां पर रीजन तो कुछ और दे रहा है। रीजन तो बात कर रहा है आपको मेटल ऑक्साइड के बारे में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कोई रीजन नहीं दे रखा है। समझ रहे हो ना, मतलब रीजन का असर्शन से कोई रिलेशन
नहीं है। असर्शन अगर है कि ऑक्साइड ऑक्सीजन का सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंडोथर्मिक है, तो रीजन ये होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा। यहां पर लाइटिस एनर्जी फैक्टर रीजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं फिर। 48 देखिए। 48 में है सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो देखो है तो नॉन मेटल ही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कैसा होना चाहिए प्रोसेस बताओ? एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो फर्स्ट एक्सोथर्मिक होगा, सेकंड, हाँ सेकंड वही वापस है ऑक्साइड वाला, O माइनस इलेक्ट्रॉन O2 माइनस, तो इंडोथर्मिक होगा ना। अभी बताया था कि कोई भी एलिमेंट के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इंडोथर्मिक। थर्ड Mg जा रहा है Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। भाई आयोनाइजेशन प्रोसेस हमेशा इंडोथर्मिक है, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो प्रोसेस इंडोथर्मिक ही होगा। फिर से नाइट्रोजन आयोनाइज हो रहा है, ये भी इंडोथर्मिक होगा। ऑक्सीजन आयोनाइज हो रहा है, ये भी इंडोथर्मिक होगा। बाकी आप देख सकते हैं अगर नाइट्रोजन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है तो N प्लस में जाओगे तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं रहेगा। सिमिलरली आप Mg से Mg2 प्लस में चल जाएंगे तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज के डिस्कशन से बहुत कुछ सीखे होंगे आप। और हम ये भी आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन चैप्टर्स का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते जा रहे हैं, जेईई मेंस और एडवांस्ड का। ठीक है ना, उनको भी साथ में सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।